हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा हमारा XBRL रिपोर्टिंग और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर आज का 3rd है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इसके कॉन्सेप्ट वगैरह, मीनिंग वगैरह बहुत अच्छे से समझ लिए थे, इसके कंपोनेंट्स वगैरह, फीचर्स वगैरह भी देखे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे एडवांटेजेस क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं इस XBRL के थ्रू जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करती है कोई कंपनी। तो बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है इस XBRL के। तो XBRL के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत लोगों को हैं। किन किन को हैं? मतलब बहुत एंटिटीज, बहुत पर्सन्स को है ना। इसमें आपका कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज के अंदर पैसा, ऑडिटर्स जो ऑडिट करते हैं, बैंक्स जो लोन देते हैं, MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, RBI भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है लिस्टेड कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट टैक्सेशन के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस जो होते हैं वो एनालिसिस करने के लिए, रिसर्चर रिसर्च करने के लिए, बहुत सारे लोग ये सब यूज करते हैं XBRL रिपोर्टिंग को। और इनको जब ये लोग यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं, तो इनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इस XBRL रिपोर्टिंग के थ्रू। तो आइए पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले भाई क्या बेनिफिट मिलता है कंपनीज को। देखो, कंपनीज जो होती है ना उनको XBRL की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उन्हें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, हर कंपनी को अपना PNL प्रिपेयर करना होता है, कैश फ्लो बनाना होता है यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, उन्हें एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है। जो XBRL है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये सब काम करने में कंपनीज के लिए। अगर ये सारे काम XBRL के थ्रू ना किए जाए और मैनुअली किए जाए तो वो बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बट अगर ये कंपनीज XBRL का यूज करती है तो उसके अंदर इन कंपनीज को बेनिफिट नंबर 1 होता है रिड्यूस रिपोर्टिंग कॉस्ट। ट्रेडिशनल मेथड से प्रिंटिंग, डेटा एंट्री, वेरिफिकेशन, स्टोरेज, फाइलिंग ये सब कॉस्ट आती है, जबकि XBRL का यूज करने पर XBRL रिपोर्टिंग के अंदर ये सब कॉस्ट बच जाती है, जिससे रिपोर्टिंग की जो कॉस्ट है वो कंपनीज की बचती है। नेक्स्ट आता है हमारा बेनिफिट कंपनीज के लिए फास्ट रिपोर्टिंग। बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड में टाइम लगता है, वीक्स लग जाते हैं, मंथ्स लग जाते हैं, जबकि XBRL के थ्रू रिपोर्टिंग जो है वो क्विकली जनरेट हो जाती है, बहुत स्पीडली काम होता है। नेक्स्ट बेनिफिट जो कंपनी को होता है वो इम्प्रूव हो जाती है एक्यूरेसी। बिल्कुल मैनुअली जब काम करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू काम करते हैं, तो ह्यूमंस काम करते हैं, तो ह्यूमंस एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जबकि जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली एरर्स को आइडेंटिफाई कर देता है, वैलिडेशन कर देता है, जिस वजह से एरर बहुत कम होते हैं, जिससे ग्रेटर एक्यूरेसी आती है। बेनिफिट नंबर 4 जो कंपनीज को होता है, बेटर इंटरनल एनालिसिस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंड सेल्स, एक्सपेंसेस, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो ये सब इफेक्टिवली मैनेज होता है, जिस वजह से एक बेटर इंटरनल एनालिसिस किसी भी कंपनी का होता है। नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है कंपनी को बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिल्कुल, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह बने हुए हैं, जो गवर्नेंस है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है रिपोर्टिंग के अंदर, जिससे गवर्नेंस इंप्रूव होता है और स्टेक होल्डर जो है उनको कॉन्फिडेंस फील करते हैं वे लोग। ओके, तो ये सारे बेनिफिट होते हैं एक कंपनीज को। जो इन्वेस्टर है अगर वो XBRL का यूज करता है तो उस XBRL का यूज जब कंपनीज XBRL का यूज करती है तो इन्वेस्टर को भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। क्या क्या होते हैं? इन्वेस्टर को ये जानना होता है कि कोई भी कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसको ये जानना होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल है वो स्ट्रांग है कि नहीं, उसका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा कि नहीं। अगर XBRL के थ्रू अगर ये रिपोर्टिंग होती है तो इजी कंपैरिजन हो पाता है। चाहे किसी भी कंपनी का आप कंपैरिजन करो, सभी ने XBRL फॉर्मेट को यूज किया होता है, तो फॉर्मेट सेम रहता है, जिससे कंपैरिजन करना बहुत आसान रहता है। तो फर्स्ट तो इन्वेस्टर को XBRL का फायदा ये होता है। सेकंड फायदा ये होता है बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि जो ये XBRL का यूज करती है कंपनीज उनमें एक्यूरेसी ज्यादा रहती है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रहती है, एरर्स या फ्रॉड होने के चांसेस कम रहते हैं, जिस वजह से वो अपना डिसीजन जो है वो बेटर ले पाते हैं कंपेरिजन वगैरह करके।
ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी मिलती है, फास्टर एक्सेस टू डेटा बहुत जल्दी मिल जाता है। नेक्स्ट है भाई जो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है एक्सबीआरएल का। उनको बेनिफिट सबसे पहले तो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होते कौन है, ये प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस जो होती है उसको स्टडी करते हैं और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसको स्टडी करके रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं, इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सब काम फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का होता है। तो एक्सबीआरएल के थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस्ट को क्या फायदे होते हैं, अगर कंपनीज एक्सबीआरएल का यूज करती है तो फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स का फास्टर एनालिसिस कर सकता है, क्योंकि उसको एक कंपनी का नहीं थाउजेंड्स ऑफ कंपनी का एनालिसिस करना पड़ता है और एक्सबीआरएल के थ्रू जो ये एनालिसिस है ये ऑटोमेटिकली और फास्ट हो जाता है। सॉरी, थोड़ा पढ़ा पढ़ा के गला खराब हो गया है, सॉरी है ना, सॉरी। नेक्स्ट, और बेनिफिट क्या होता है इन फाइनेंशियल एनालिसिस्ट को, तो बेटर कंपेरेबिलिटी मिल पाती है। भाई ये जो रिपोर्ट्स है सारी की सारी वो एक्सबीआरएल के थ्रू बनी होती है तो उनका फॉर्मेट वगैरह सेम होता है, जिससे इन बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। इंप्रूव हो जाती है रिसर्च क्वालिटी, बिल्कुल, क्योंकि देखो आप जिस बेस पर रिपोर्ट कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो, आप कर रहे हो जो कंपनीज आपको डेटा दे रही है, जो कंपनीज आपको रिपोर्ट दे रही है, अगर वो रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट है, एक्यूरेट है, उसमें एरर नहीं है, तो आप उस रिपोर्ट के बेसिस पे जो भी एनालिसिस करोगे वो भी तो क्वालिटी वाला होगा ना। यस। फिर ऑडिटर जो होते हैं उनको क्या एक्सबीआरएल के थ्रू जो है बेनिफिट मिलते हैं, तो सबसे पहले ऑडिटर्स को क्यों जरूरत पड़ती है, देखो ऑडिटर्स जो होता है ना वो जब ऑडिट करता है कंपनीज की तो उसको एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस और कंप्लायंसेस जो होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि भाई जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह, ये जो एक्यूरेट है, कंप्लीट है और कंप्लायंसेस यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो लॉ है उसको फॉलो करते हैं। तो ये सब किसको करना पड़ता है, ऑडिटर को करना पड़ता है। तो ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखता है कि वो एक्सपीआरएल के थ्रू बने हुए हैं तो फिर उसका इजी वेरिफिकेशन हो जाता है, इजियर वेरिफिकेशन होता है, उसमें एरर डिटेक्शन जो है वो बहुत कम होता है, वैलिडेशन आराम से मिल जाता है, ठीक है ना, बेटर ऑडिट एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंटली काम होता है। फिर है बेनिफिट्स क्या मिलते हैं एक्सबीआरएल के एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री बनी हुई है कॉमर्स की, तो इनको क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो भाई एक्सबीआरएल का यूज एमसीए क्यों करता है, देखो एमसीए रिसीव करता है फाइनेंशियल रिपोर्ट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज, बिल्कुल, बहुत सारी कंपनीज जो है एमसीए के पास अपनी रिपोर्ट्स जमा कराती है, मैनुअली उनको प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट एक्सबीआरएल के थ्रू इनको प्रोसेस करना आसान होता है, क्योंकि एफिशिएंट मॉनिटरिंग हो जाती है, फास्टर डेटा कलेक्शन हो जाता है, बेटर रेगुलेटरी कंट्रोल कर पाती है एमसीआई अगर एक्सबीआरएल का यूज किया गया है तो। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उनको क्या बेनिफिट होता है एक्सबीआरएल के थ्रू। सबसे पहले तो भाई एक्सबीआरएल का जो है यूज सेंट्रल बैंक कैसे करती है आरबीआई, तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देखो सब बैंकों का बैंक कौन है, आरबीआई, जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी बैंक्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब के इनके सबके पप्पा कौन है, आरबीआई, यानी कि इन सबको कंट्रोल करने वाले कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई जो है ना उसके पास ये बैंक्स और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा सबमिट करते हैं। अब आरबीआई के लिए उन सबको मैन्युअली चेक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक्सबीआरएल के थ्रू अगर चेक करें तो बेटर सुपरविजन हो पाता है, फास्टर रिपोर्टिंग हो पाती है, बेटर रिस्क असेसमेंट भी हो पाता है। ओके, नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा एक्सबीआरएल का किसको, एस सेबी को, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर्स वगैरह इशू किए जाते हैं, आईपीओ लाया जाता है, शेयर्स वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं, ये सब जो कंपनीज करती है ना तो उसके लिए सेबी की बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि सेबी पूरा रेगुलेट करती है कोई भी कंपनी इन्वेस्टर का पैसा खा के फ्रॉड ना कर दे। ओके, तो इसके लिए अगर एसबीआई जो है वो एक्सबीआरएल का यूज करती है लिस्टेड कंपनीज जो होती है ना उनको रेगुलेट करने में, इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है उनका पैसा जो है वो प्रोटेक्ट हो, इजी कंपनी का कंपैरिजन हो सके, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी मिल सके, तो ये सब कुछ बेनिफिट मिलते हैं किसको,
सेबी को। गवर्नमेंट को एक्सबीआरएल के क्या बेनिफिट मिलते हैं? देखो, गवर्नमेंट जो है ना वो रिसीव करती है एक्यूरेट बिजनेस इंफॉर्मेशन अगर वो पॉलिसीज बनाती है एक्सबीआरएल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता है बेटर इकोनॉमिक एनालिसिस। उसे अगर इकोनॉमी का एनालिसिस करना हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का कैलकुलेशन करना हो और सारी की सारी कंपनी का डेटा एक्सबीआरएल के अंदर है तो उसके लिए बहुत आसान होता है। इंप्रूव करनी होती है रेगुलेशंस वगैरह। बेनिफिट क्या मिलते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को? अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सबीआरएल को यूज करते हैं तो फिर क्रेडिट एनालिसिस करना आसान हो जाता है, रिस्क असेसमेंट आसान हो जाता है, इंप्रूव लोन डिसीजंस, किसे लोन देना है, किसे नहीं देना है, किसे कितना देना है, ये भी बहुत आसान हो जाता है। बेनिफिट ऑफ एक्सबीआरएल फॉर रिसर्चर्स, जो रिसर्च करते हैं ना बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी चीजों पर, तो अगर उनको एक्सबीआरएल के थ्रू डेटा मिलता है ना तो रिसर्च अच्छी होती है, तो इजीली डेटा अवेलेबिलिटी हो पाती है, बेटर एकेडमिक स्टडीज हो पाती है, रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल पाती है। ठीक है, तो क्वालिटी आ जाती है रिसर्च के अंदर। तो ओवरऑल जो बेनिफिट है एक्सबीआरएल के, वो कंपनीज को क्या है, लोअर कॉस्ट, फास्टर रिपोर्टिंग, इन्वेस्टर को क्या है, बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मिल पाते हैं, एनालिसिस को फास्टर एनालिसिस होता है, ऑडिटर इजियर ऑडिट कर पाता है, एमसीए एफिशिएंट मॉनिटरिंग कर पाता है, आरबीआई बेटर सुपरविजन कर पाता है, सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कर पाता है, गवर्नमेंट बेटर पॉलिसी बना पाती है, बैंक्स बेटर क्रेडिट डिसीजन ले पाती है, रिसर्चर इजी डेटा एसेस ले पाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स शॉर्ट में मैंने आपको बताए। तो ये तो है बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ एक्सबीआरएल थ्रू इन सभी लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है यूजर्स ऑफ एक्सबीआरएल। जो एक्सबीआरएल है इनके यूजर्स कौन है, इस सिस्टम को कौन यूज करते हैं? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि भाई मीनिंग क्या है एक्सबीआरएल का, कंपोनेंट समझ लिए, फीचर समझ लिए, बेनिफिट समझ लिए, अब हम ये समझते हैं कि भाई ये एक्सबीआरएल जो है इनको यूज करने वाले यूजर्स कौन है। तो यूजर्स वही है जिन्हें अभी फायदे हो रहे थे, क्योंकि जिनको एडवांटेज या बेनिफिट होगा वही लोग तो यूज करेंगे। तो सेम वही होगा भाई, इन्वेस्टर हो गए, कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गई, ऑडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, एनालिसिस्ट हो गए, ये लोग जो है क्या करते हैं, इन एक्सबीआरएल सिस्टम को यूज करते हैं। ओके, बिजनेस यूजर और रेगुलर यूजर, रेगुलेटरी यूजर्स, दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक तो बिजनेस यूजर होते हैं और एक कौन होते हैं, रेगुलेटरी यूजर्स होते हैं एक्सबीआरएल के। तो इस चार्ट से आप समझ सकते हो एक्सबीआरएल के दो तरह के यूजर्स होते हैं, एक बिजनेस यूजर्स और एक रेगुलेटरी यूजर्स। तो सबसे पहले हम बिजनेस यूजर्स समझते हैं। तो बिजनेस यूजर्स कौन होते हैं? मीनिंग देखो, बिजनेस यूजर्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए एक्सबीआरएल को यूज करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिजनेस डिसीजन, लैंडिंग डिसीजन और परफॉर्मेंस एनालिसिस वगैरह वो कर सके। इन बिजनेस यूजर्स के अंदर कौन कौन आते हैं? रेगुलेटरी यूजर्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो बिजनेस यूजर्स के अंदर ये आते हैं, कंपनीज आती है बिजनेस यूज के लिए, इस एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग को यूज करती है। इन्वेस्टर बिजनेस यूज के लिए यूज करता है, इन्वेस्ट कहाँ करना है कहाँ नहीं। फाइनेंशियल एनालिसिस भी एक तरह से एडवाइस देता है लोगों को, तो वो भी बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता है। ऑडिटर भी बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता है क्योंकि उसका काम है ऑडिट करना, और ऑडिट करने में एक्सबीआरएल उसके यूज बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बैंक्स भी यूज करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट देने के लिए, रिसर्चर रिसर्च करने के लिए। तो ये सारे के सारे लोग जो एक्सबीआरएल को एज अ बिजनेस के लिए यूज करते हैं। कंपनीज जो यूज करती है वो बैलेंस शीट बनाती है, पीएनएल बनाती है, कैश फ्लो, एनुअल रिपोर्ट वगैरह बनाती है, जिससे फास्टर रिपोर्टिंग हो, कॉस्ट कम लगे, बेटर डिसीजन मैनेजमेंट हो सके, बेटर डेटा मैनेजमेंट हो सके, बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके। तो ये कंपनीज के लिए है। इन्वेस्टर जो होते हैं वो देखते हैं भाई कौन सी कंपनीज के शेयर परचेज करें, किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, कौन सी कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड्स परचेज करें या सिक्योरिटीज परचेज करें। तो इसके लिए जो है वो एक्सबीआरएल का यूज करते हैं और पता करते हैं भाई कोई भी कंपनी जो है उसकी वो फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसका डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, वो सब पता कहां से चलता है, इस एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग के थ्रू वो पता कर पाते हैं और कंपेयर भी कर पाते हैं अलग अलग कंपनी को। तो इजी कंपेरिजन हो पाता है, बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो पाता है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो ये हो गए हमारे सेकंड नंबर इन्वेस्टर। थर्ड नंबर जो बिजनेस यूजर है वो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं एडवाइस देने में, फाइनेंशियल एडवाइस देने में, भाई किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो ऐसी एडवाइस देते हैं। तो वो एडवाइस देने के लिए क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं। तो वो एनालिसिस करने के लिए वो एक्सबीआरएल का यूज करते हैं ताकि ऑटोमेटेड एनालिसिस हो सके, बेटर कंपेरिजन हो सके, फास्टर रिपोर्टिंग प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट होते हैं हमारे ऑडिटर्स। ऑडिटर्स जो है कंपनीज की ऑडिट करने में इस एक्सबीआरएल को यूज कर सकते हैं ताकि जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट है वो एक्यूरेट हो, कंप्लायंस हो, रिलायबल हो, एरर डिटेक्शन हो पाती है, बेटर ऑडिट क्वालिटी आपको मिल पाती है।
फास्टर ऑडिट भी होती है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये भी XBRL के यूजर्स होते हैं, बिजनेस यूजर्स होते हैं, क्योंकि ये किसी भी कंपनी को लोन देने के लिए, किसी भी कंपनी है ना या बैंक का इवोल्यूशन करने के लिए, जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी को चेक करते हैं, और ये XBRL के थ्रू आसानी से चेक किया जा सकता है, जिस वजह से जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फास्टर क्रेडिट असेसमेंट, बेटर रिस्क एनालिसिस कर पाते हैं, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो है हमारा नेक्स्ट बिजनेस यूजर, जो अपने बिजनेस के लिए XBRL को यूज कर सकता है, जैसे क्रिसिल हो गया, ICRA हो गया, केयर हो गया। तो ये सारी की सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और ये अलग अलग कंपनीज को रेटिंग देती है, लेकिन रेटिंग देने से पहले उनको बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, रिपोर्ट्स बनानी होती है, वो XBRL के थ्रू रेटिंग रिपोर्ट्स बना सकती है, और उसके बाद अलग अलग रिपोर्ट्स रेटिंग देती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे बिजनेस यूजर रिसर्चर, और ये रिसर्चर जो है ये रिसर्च करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इनको चाहिए होता है, रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इजी कंपैरिजन चाहिए होता है, जो कि इनको XBRL के थ्रू आसानी से मिल पाता है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ये कौन से यूजर्स थे, ये बिजनेस यूजर्स थे। अब हम XBRL के रेगुलेटरी यूजर्स को पढ़ते हैं। रेगुलेटरी यूजर्स में कौन कौन आएगा भैया? MC आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, RBI आ जाएगा, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगी, टैक्स अथॉरिटीज आ जाएगी, स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड आ जाएंगे जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA जो है रेगुलेट करती है कंपनीज को इन इंडिया, जितनी भी कंपनी है ना उनको MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करती है? रेगुलेट करती है, और इसके पास में थाउजेंड्स ऑफ कंपनी की फाइल रिपोर्ट्स हर साल आती है। मैनुअली इनका एनालिसिस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन XBRL के थ्रू फास्टर बेटर मॉनिटरिंग के साथ जो है कंप्लायंस चेक की जा सकती है, तो MCA इसलिए इसका यूज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करती है बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंड मॉनिटरी सिस्टम को, इस वजह से वो XBRL का यूज करती है, ताकि उसका जो बेटर बैंकिंग सुपरविजन हो सके, सारी जो उनके अंडर में RBI के अंडर में बैंक्स आती है उनका सुपरविजन आसानी से कर सके, फास्टर रिपोर्टिंग कर सके, रिस्क को मॉनिटर कर सके। ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है रेगुलेट करती है सेबी स्टॉक मार्केट को, लिस्टेड कंपनी को, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इन्वेस्टर का पैसा डूबे नहीं, इसके लिए XBRL को यूज किया जाता है, ताकि इजी कंपनी कंपैरिजन, बेटर डिस्क्लोजर मॉनिटरिंग और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन किया जा सके। ओके, नेक्स्ट हमारा जो रेगुलेटरी यूजर्स है XBRL का वो है गवर्नमेंट। Why government use XBRL? Government needs financial information for policy formulation, इकोनॉमिक प्लानिंग, भाई देश चलाना है, इकोनॉमी प्लानिंग करनी है, पॉलिसीज बनानी है, तो कैसे बनाएगी? उसके लिए उसे बहुत सारा डेटा चाहिएगा ना, वो डेटा कहाँ से मिल सकता है? उसको XBRL के थ्रू मिल सकता है, और उसके थ्रू बहुत अच्छी वो रिपोर्ट भी बना सकता है, और उसे पता लग जाएगा कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड हो रहा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो ये पॉलिसी बनाने से पहले ये सारा चेक कर लिया जाता है, ताकि पॉलिसीज जो है वो अच्छे से बन सके। नेक्स्ट होती है हमारी टैक्स अथॉरिटी, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST अथॉरिटीज जो है वो अलग अलग कंपनीज और की इनकम, एक्सपेंसेस और टैक्स लायबिलिटी को वेरीफाई करने के लिए XBRL का यूज करती है। इनको बेनिफिट ये मिलता है, बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टैक्स का जो इवेजन है यानी कि टैक्स की जो चोरी है वो कम हो जाती है, और फास्टर वेरिफिकेशन हो पाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और हमारा जो IASB है, FASB है, ये सारे के सारे जो है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर्स हैं, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो इसके लिए इनको बहुत सारे डेटा का जो है एनालिसिस करना पड़ता है, तो XBRL के थ्रू जो है ये आराम से अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे इंप्रूव्ड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं। ओके जी, ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा चार्ट। ये है बिजनेस यूजर्स, जिसमें कंपनीज, इन्वेस्टर, एनालिसिस्ट, ऑडिटर, बैंक्स और रिसर्चर आते हैं। रेगुलेटरी यूजर के अंदर MCA, RBI, सेबी, गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज आती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये हो जाता है कंप्लीट। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।